सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे शुद्धिकरण पर बात कर रहा था। शुद्धिकरण के 2 वीडियो लेक्चर्स भाग प्रथम और द्वितीय में आप तक पहुंचा चुका था, जिसके अंतर्गत लगभग मैंने आपको 300 परीक्षोपयोगी शब्द आपको बताए थे, जिनमें शुद्धि का क्या कारण है, कैसे उनको शुद्ध लिखा जा सकता है, तमाम तथ्य मैंने आपके समक्ष रखे थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा और आज फिर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी शब्द आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, उनमें शुद्धि का कारण भी बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपसे, आपके परीक्षा में शुद्धिकरण से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्यगत शुद्धि और शब्दगत शुद्धि। अब भी हम शब्दगत शुद्धि पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। साथ में एक बात आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपने जितने शब्द शुद्धि के अंतर्गत शब्द में आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनकी आपने ठीक से प्रैक्टिस कर ली, ठीक से अभ्यास कर लिया, तो मान के चलिए कि परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा शब्द शुद्धि के अंतर्गत से जो आपसे नहीं बनेगा। पिछले 10-12 साल के पर्चे उठा करके देख लीजिएगा। मैं अगर आपने मेरे सारे शब्दों का अच्छे से अभ्यास किया है, ठीक से आपने इनका अध्ययन किया है, तो फिर आपको इनसे बाहर प्रश्न नहीं मिलेंगे। पिछले 10-12 साल में जहाँ भी एग्जाम में शब्द शुद्धि से प्रश्न आया वो आपकी कॉपी में अवश्य ही होगा, आप इसकी पुष्टि कर लेना। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि आप इनको नहीं पढ़ते। 10-5 मिनट 10-20 शब्द पढ़ना और सैकड़ों की संख्या में पढ़ना, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। 300 शब्द बता चुका हूँ, 150-200 शब्द आज बताऊँगा, तो लगभग 400-500 शब्द हो गए। अब 400-500 शब्दों का अभ्यास आपको करना बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन जो विद्यार्थी जिज्ञासु हुए, जो दच्चित भाव से एकाग्रचित होकर के, तल्लीन होकर के अध्ययन के प्रति समर्पित है, उनसे मेरा विशेष परामर्श है कि सारे शब्दों का अभ्यास कर लेना। लाभान्वित होंगे, लाभ में रहोगे। याद रखना, मन ना भी लगे, पढ़ना अच्छा ना भी लगे, इतने सारे शब्दों का दोहराव अभ्यास अच्छा ना भी लगे तो भी करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें करना अच्छा नहीं लगता, जिनको करने में हमारा मन नहीं लगता, इसके बावजूद भी हमें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज दीज थिंग्स और दीज एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अच्छा लगे ना लगे, ऐसे कई सारे काम होते हैं जो अच्छा नहीं लगने के बाद भी करने पड़ते हैं, और नहीं करते तो फिर उनका हमें बड़ा, जिससे कहते हैं कि नुकसान होता है या कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लेना। आप अगर लाभ चाहते हो, और 100% शुद्धिकरण से प्रश्न आता है, आपको भली भांति पता है, ठीक है साहब। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा और फिर यही कहूँगा कि आपको अच्छा ना भी लगे तो भी आप इनका अभ्यास करना। पूरा जितना वीडियो में बताऊँ उसको पूरे शुरू से लेकर अंत तक आप देखना। कुछ शब्द आपके समक्ष हैं, इधर वाले शब्द जो है वो अशुद्ध हैं, इस पंक्ति के शब्द अशुद्ध हैं, और ये भी अशुद्ध शब्द है जिनको मैं 3 क्रॉस करके बता रहा हूँ। शुद्ध शब्द अब देखेंगे। देखो, पहला शब्द है दृढ़, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है दृढ़। क्या होता है जी? इसी विधा से दृढ़ व्रत होता है, नुक्ता भी ना लगाएं, दृढ़ और दृढ़ व्रत, ध्यान दीजिएगा साहब। उसके बाद दृढ़ निश्चय नहीं, दृढ़ निश्चय होता है, केवल निश्चय नहीं होता, दृढ़ निश्चय होता है। समझ रहे बात को? द्वंद्व शुद्ध शब्द होता है विद्यार्थियों, द्वंद्व, ये आपके पर्चे में आ चुका है। इसको इस विधा से भी लिख सकते हो, द्वंद्व, ये आपके पर्चे में पूछा जा चुका है। द्वितीय, तो द्वितीय आप जब लिखोगे तो त में बड़ी की मात्रा आती है, द्वितीय, और इसको इस विधा से भी लिख सकते हो, द्वितीय। ये दैन्यता, दैन्यता के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम हो रहा है बालकों और बालिकाओं? या तो दैन्य होता है और या फिर आप दीनता लिखें। कहने का मेरा उद्देश्य इतना है कि जो मूल शब्द है दीन, उसमें यज्ञ प्रत्यय लगाएंगे तो दैन्य बनेगा, और ता लगाएंगे तो दीनता बनेगा। तो आपसे मेरा परामर्श है कि यज्ञ प्रत्यय लगने के बाद या तो ता ही लगाएं या फिर यज्ञ लगाएं, यानी कि यज्ञ प्रत्यय लगाने के बाद ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इस विधा से या तो दैन्य ही लिखें और या फिर दीनता ही लिखें। वाचन में भी आप दोनों में से कोई एक ही बोलें, इसका मतलब है गरीबी, क्योंकि यहाँ मूल शब्द क्या है? दीन, और इस दीन में यज्ञ लगा दिया, दीन का मतलब होता है गरीब, तो यज्ञ लगाते दैन्य बन गया, और इस दीन के पीछे अगर ता जोड़ दिया तो शब्द बनेगा दीनता। इसी विधा से एक में यज्ञ लगाने से एक के बन गया, तो या तो एक के
और या फिर एकता। ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द क्या है? एक, यज्ञ प्रत्यय लगा दिया। सुनो इधर, इधर देखो, इधर देखो, एक में यज्ञ लगा दिया तो क्या बन गया? एक के। और या फिर एक में ता जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? एकता। दोनों भाववाची संज्ञा, दोनों शब्द शुद्ध हैं। विषय मेरा यह है कि यज्ञ लगाने के बाद, यज्ञ के बाद फिर ता प्रत्यय का प्रयोग ना करें। धनाडे हो या सन्नाडे हो, डा में हलचिन लगाएं। धनाड़े हों या सनाड़े हों, दोनों में हलचिन लगाएं। धन जिसके पास हो उसको बोलते हैं धनाड़े। और जो धातव्य है वह धातव्य नहीं होता, ध्यातव्य होता है। जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, ध्यान रखने योग्य चीज़ें, उनको बोलते हैं ध्यातव्य। धुआं के अंतर्गत विद्यार्थियों आ और चंद्र बिंदु आता है, आ आता है, धुआं होता है। ठीक है, तो ये इधर के शब्द आपको शुद्ध दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल वो शुद्ध हैं, नोट कर लेना। धराशायी या धराशाही नहीं होता विद्यार्थियों, शुद्ध शब्द होता है धराशायी, यज्ञ वाला आता है, ध्यान देना। जमीन पर गिरना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं धराशायी, धरा पर गिरना। धोबन नहीं होती विद्यार्थियों, शुद्ध शब्द होती है धोबिन। नर्क हालांकि आधा र वाला बहुत प्रचलित है, पाठ्य पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में बहुधा हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध ये है। निरोग के अंतर्गत याद रखना बड़ी की मात्रा आती है निरोग के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ विसर्ग संधि के तहत हम नी धन रोग और या फिर इसके अंतर्गत उपसर्ग लगा देते हैं। कौन सा जी? निर। दोनों कंडीशन से हम इसको बना लेते हैं और नया शब्द बन जाता है निरोग। तो ध्यान रखना, निरोग के अंतर्गत बड़ी की मात्रा आती है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, आपको 99% क्या लगभग कुछ पुस्तकों में छोड़ दें तो सब में निरोग ये लिखा आता है। पत्र पत्रिकाओं में, पाठ्य पुस्तकों में और भी जितने भी हमारे पास पढ़ाने के संसाधन है, सबके अंतर्गत ये दिखाई देता है, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है ये वाला। ठीक है, और याद रखना निरोगी कोई शब्द नहीं होता, निरोगी कोई शब्द नहीं होता। सही शब्द सिर्फ क्या होगा? निरोग। तो दो बातें मेरी याद रखिएगा, निरोग में बड़ेऊ की मात्रा, नाम में बड़ी की मात्रा आती है। निरोगी के अंतर्गत छोटी लगाओ नी में या बड़ी लगाओ, निरोगी शब्द ही अशुद्ध है। उसके पीछे की लॉजिक समझ लेना कि निर उपसर्ग लगने के बाद, सभी ध्यान से सुन लो, हर जगह फंडा लगेगा। निर उपसर्ग लगने के बाद, निर उपसर्ग लगने के बाद, निर उपसर्ग लगने के बाद उस शब्द में पीछे ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। निर उपसर्ग लगने के बाद, निर उपसर्ग लगने के बाद उस शब्द में पीछे ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय, बड़ी ई वाला जो है उसका प्रयोग नहीं होता। इसलिए निरोगी तो चाहे न में छोटी लगाओ या बड़ी लगाओ, चूंकि आगे निर लग गया तो अब आपका निरोगी शब्द बनेगा ही नहीं। ध्यान रखना, पहला सुख निरोगी काया कहना गलत है। पहला सुख निरोग काया, मैं तो बिल्कुल निरोगी हूँ कहना गलत है, मैं बिल्कुल निरोग हूँ, यही आपको कहना चाहिए। तो निरोगी कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम धड़ल्ले से बहुधा इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो कि अशुद्ध है। याद रखिएगा, यहाँ शुद्ध शब्द बनेगा निरपराध। क्या बनेगा? निरपराध, चूँकि यहाँ निर्धन अपराध। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो र आ रहा है इसके अंतर्गत ये अ आएगा, अब ये अ आएगा तो र पूरा हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा? निरपराध। इसी विधा से यहाँ शुद्ध शब्द होगा निर्वयव। क्या बनेगा जी? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इस पंक्ति के सारे, तो यहाँ शुद्ध शब्द बनेगा निर्धन अवयव। जिन विद्यार्थियों ने थोड़ा सा अध्ययन किया होगा, मालूम होगा कि वर्णमाला में बता चुका हूँ। चूँकि यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे र आधा है, आधा र में अ आकर के मिलेगा तो र पूरा हो जाएगा और नया शब्द आपके पास क्या बन जाएगा जी? निरवयव। अगर ये वाला था निरावयव तो यहाँ आ होना चाहिए था, निरावलंब नहीं होता, शुद्ध शब्द बनता है निर्वलंब। निर्वलंब शुद्ध शब्द क्या बन गया जी? निर्वलंब। कैसे बना निरावलंब? देखेंगे आपको ना यहाँ, तो देखो निर्धन अवलंब, निर्धन अवलंब। अभी आप ये देखेंगे निर्धन अवलंब में, यहाँ देखो अवलंब में अ आ रहा है, अवयव में अ आ रहा है, तो ये अ तो र को प्रभावित करेगा। जब अ र को प्रभावित करेगा तो आ की मात्रा कहाँ से आएगी? इसका मतलब र में आ की मात्रा लगे हुए शब्द अशुद्ध होंगे। अवलंब यानी सहारा, निर का मतलब रहित, जिसको कोई सहारा नहीं उसको बोलते हैं निरावलंब। शुद्ध शब्द ये होगा। निरहंकार नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध शब्द होता है निरहंकार। शुद्ध शब्द क्या होता है? निरंकार। अगर हम इसकी संधि करेंगे, इसको संधि का रूप तो क्या मानते हैं?
विसर्ग संधि वाला ये निर, और उपसर्ग की बात करेंगे तो निर, धन अहंकार। ठीक है, विसर्ग भी र में ही जाना है और ये अ उसको आकर मिल जाएगा तो शुद्ध शब्द बनेगा निरहंकार। इसी प्रकार निरानुनासिक में निरानुनासिक नहीं होता, शब्द बनता है निरानुनासिक। शुद्ध शब्द क्या बनता है जी? निरानुनासिक। निर्धन अनुनासिक। ठीक है साहब, आप कॉपी कर लीजिए इन सारे शब्दों की। इधर के शब्द सारे आपसे कहा था कि ये अशुद्ध शब्द है, लेकिन इस श्रृंखला के शब्द सारे शुद्ध है। ये सारे शुद्ध शब्द हैं। ठीक, तुरंत आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ और शब्द हम आगे देखेंगे। चलिए साहब, तो कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं, देखते हैं। इस श्रृंखला के सारे शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अब हम इनको शुद्ध करते हैं, इनका शुद्ध रूप देखते हैं, क्या इनका शुद्ध रूप बनता है। पहला शब्द है देखो, पहला शब्द है निरालंकृत। तो शब्द सही जो बनेगा निरालंकृत। इसमें भी पहले वाला ही लॉजिक है, निर्धन अलंकृत। र में हलचिन लगा दें। देखो, निर्धन अलंकृत यानी कि जिसको अलंकृत नहीं किया गया। निरपराधी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ही है कि शब्द होता है निरपराध। आगे निर लगने के बाद पीछे ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, इसलिए निरपराध, निरपराधी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी वही निर्धन अपराध। तो फिर ई कहाँ से आया? तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चूँकि निर लगने के बाद शब्द विशेषण बन जाता है। तो निरोगी, निरपराधी, निरहंकारी, निराभिमानी, निस्वार्थी, निर्धनी, निर्दयी। मैं फिर बोल रहा हूँ, निरोगी, निरहंकारी, निराभिमानी, निस्वार्थी, निर्धनी, निरोगी, निर्दयी, ये तमाम जो शब्द होंगे ये सब अशुद्ध होंगे। निर लगने के बाद ई मत लगाइए पीछे। हाँ, रोगी सही है, धनी सही है, अभिमानी सही है, अहंकारी सही है, स्वार्थी भी सही है, लोभी भी सही है, लेकिन आगे निर लगा दिया ना, तो फिर पीछे ई का प्रयोग मत कीजिए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, इस बात का आप ध्यान रखना। और जहाँ जहाँ ऐसा आएगा इसका मतलब वह शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हुआ। निर्दोषी, अब देखो सिर्फ क्या बनेगा जी? निर्दोष। निर्दोष जिसके अंतर्गत कोई दोष नहीं है, जो दोष रहित है। निर्दयी नहीं, सिर्फ निर्दय। यद्यपि हम इनको बहुधा यूज करते हैं लेकिन गलत है। निरहंकारी नहीं, निरहंकार। हमें निरहंकारी होना चाहिए, गलत, निरहंकार होना चाहिए। निरभिमानी नहीं, निरभिमान। वह बिल्कुल निरभिमानी है, गलत, वह निरभिमान है। निस्वार्थी नहीं, निस्वार्थ। वो तो बिल्कुल निस्वार्थी है, गलत, निस्वार्थ है। हाँ, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, निस्वार्थ, ध्यान देना। लेकिन पीछे ई का प्रयोग नहीं होगा, ये विसर्ग हमने स में रूपांतरित कर दिया, तो ऐसा भी ठीक है। निर्लोभ, ध्यान रखना, निर्लोभी नहीं, निर्लोभ। नींबू में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये लगा देना। नींबू भी नहीं होता है, यहाँ आप ऐसा भी करेंगे तो भी ये गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध सिर्फ ये है, नींबू। निरीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, निरीक्षण नहीं, निरीक्षण नहीं, निरीक्षण। कारण निर्धन इक्षण, निर उपसर्ग लग रहा है। निसंतान नहीं जी, निसंतान। ओके, और या मेरे विद्यार्थियों, निसंतान, दोनों सही है पीछे वाले।
निर्धनी नहीं, अभी जो टीका टिप्पणी की थी ना, वो निर्धनी है, गलत। वो निर्धनी है, गलत। वो निर्धन है। तो अब आपने क्या देखा कि आगे नीर लगने के बाद, आगे निर लगने के बाद पीछे ई का प्रयोग नहीं होता। नौकर हो या नौकरी, दो मात्रा। नौकर हो या नौकरी हो, दो मात्रा। ध्यान देना साहब, नौल क्रिया नहीं होती यार, सही शब्द होता है मेरे भैया और बहनों, नौली क्रिया। योग प्राणायाम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि कुछ लोग कपड़े की बारीक सी रस्सी कुछ ऐसा इधर नाक में डालते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, धागा जैसा कुछ, उसको बोल देते हैं नौली क्रिया। कुछ पानी भी डाल देते हैं, जल नेति कर देते हैं, तो नौली क्रिया। और कपड़ा वगैरह डालते हैं जो। नृशंस, गलत, कई बार आपके पर्चे में आया हुआ है। नृशंस, नृशंस का मतलब बहुत क्रूर। नृशंस हत्या थी, दिन दहाड़े चाकू मार दिया। निहारिका के अंतर्गत याद रखना, ये भी आपके पर्चे में 100 बार आ गया है और अक्सर गलत ही जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है निहार तो ये बिल्कुल सही है, और इस निहार को देखते ही लगता है कि ये तो सही है निहार, चूँकि निहार का मतलब तो निहारना होता है। पर यहाँ उसका तात्पर्य निहारने से नहीं है, बल्कि निहार का तात्पर्य होता है, बड़ी की मात्रा जब निहार में लगाते हैं तो उसका तात्पर्य हो जाता है किससे? औस से, या तुषार, या पाला, या जो हिम कण है उसको बोलते हैं निहार। और पीछे लगा दिया इका। तो यहाँ दो तात्पर्य है निहारिका का। जो तारा मंडल, ताराओं का समूह है, उसको भी निहारिका बोलते हैं। ताराओं का समूह, उसको भी निहारिका बोलते हैं। और एक औष के कण समान जैसा हो। नीरव, याद रखना, नीरव के अंतर्गत बड़ी की मात्रा, नीरस के अंतर्गत भी बड़ी की मात्रा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? निर्धन रव, तो निर उपसर्ग लग रहा है। और विद्यार्थियों, जिसमें रस ही ना हो उसको बोलते हैं निरस। बिल्कुल पकाओ है, निरस है यार, ठीक है। तो नीरव, रव का मतलब होती है, ये ख नहीं है, र है। रव का मतलब होता है ध्वनि, रव का मतलब होती है ध्वनि या शौर। और निर का मतलब होता है रहित। तो जहाँ कोई शौर नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है मेरे विद्यार्थी, उस शांत जगह को बोलते हैं नीरव। और जिसमें रस नहीं हो उसको बोलते हैं निरस। नीतिवान नहीं होता यार, सही शब्द होता है भैया और बहनों, नीतिमान। नेपथ्य में दो मात्रा, नेपथ्य होता है, नहीं, नेपथ्य के अंतर्गत आप लोग, ये शुद्ध शब्द ही लिखा हुआ है नेपथ्य, ध्यान दीजिए। ये जो नेपथ्य लिखा हुआ है ये ऑलरेडी शुद्ध है, ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे अशुद्ध बनाना है तो अब हो गया अशुद्ध। और नेपथ्य के अंतर्गत मात्रा तो एक ही आती है, लेकिन यज्ञ आधा आता है, नेपथ्य नहीं होता। नेपथ्य रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं नेपथ्य। परीक्षित और प्रतीक्षित दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। परीक्षित और प्रतीक्षित 3-4 टॉपिक्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। संधि में भी, उपसर्ग में भी, शुद्ध शुद्ध में भी, और वन वर्ड में भी, यानी एकल शब्द में भी। परीक्षित, देखो, परिधन इक्षित। अब परी में र में छोटी की मात्रा और ये बड़ी की मात्रा, छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी हो जाएगी दीर्घ संधि के तहत। तो शब्द क्या बनेगा? परीक्षित। और वन वर्ड में नोट कर लेना, परीक्षित बोलते हैं जिसकी परीक्षा हो चुकी है, जिसकी परीक्षा ले ली गई हो, जिसकी परीक्षा ले ली गई हो उसको बोलते परीक्षित। और मात्रा कैसी आएगी? बड़ी की, टुकड़ा करोगे तो ये वाला, परिधन इक्षित। इसी प्रकार प्रतीक्षित में देखोगे तो प्रतीक्षित, यहाँ अगर आप इसको तोड़ोगे तो प्रतिधन इक्षित। ध्यान देना, यहाँ भी त में छोटी की मात्रा, इधर बड़ी, तो छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी में चल जाएगी। इस पर विशेष याद रखना, जहाँ मेरी मध्यमा और मेरी तर्जनी लग रही है, ये दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षित में भी बड़ी आती है, प्रतीक्षित में भी बड़ी आती है। यहाँ परि उपसर्ग लग रहा है, यहाँ प्रति लग रहा है। ये तो है प्रतिधन इक्षित, ये परिधन इक्षित। परीक्षित का मतलब तो क्या हो गया? जिसकी परीक्षा ले ली गई है वो। और एक पौराणिक पात्र भी है, महाभारत का एक पात्र है राजा परीक्षित, तो वो भी है। और
प्रतीक्षित का मतलब होता है जिसका इंतजार किया जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है, उसको बोलते हैं प्रतीक्षित। उपसर्ग देख लिया आपने, परि और प्रति लग रहा है, वन वर्ड आपने देख लिया, शुद्ध रूप आपने देख लिया, संधि आपने देख ली, ठीक है। पकौड़ी के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम हो रही है कि पकौड़ी में जो है वह 2 मात्रा आती है, जबकि पड़ोस में 1 मात्रा आती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये पड़ोस और पड़ोसी दोनों में 1 मात्रा आती है। ये आपके 2018 के सब इंस्पेक्टर के पर्चे में पूछ लिया गया है। तो पड़ोस में भी 1 मात्रा और पड़ोसी में भी 1 मात्रा। पड़ोस और पड़ोसी दोनों में ड के अंतर्गत 1 मात्रा यानी कि ओखली की मात्रा, लेकिन पकौड़ी के अंतर्गत 2 मात्रा यानी कि पकौड़ी में औरत वाले की मात्रा, ठीक है। कॉपी कीजिए आप लोग, फिर और देखेंगे। देखिए पुनः कुछ शब्द आपके समक्ष है। सबसे पहला शब्द आपके समक्ष लिखा हुआ है पड़ोसन। क्या लिखा हुआ है जी? पड़ोसन, समझ गए होंगे। पड़ोसन, अच्छा, इस श्रृंखला के सारे शब्द अशुद्ध है, तो पड़ोसन नहीं होता, पड़ोसिन होता है। बता चुका हूं, पड़ोस, पड़ोसी, पड़ोसिन, इनके ड में 1 मात्रा आती है केवल, और इस श्रृंखला के सारे शब्द शुद्ध होंगे। दिखाई दे रहा है? तो ध्यान दीजिएगा साहब, सद के अंत में हमेशा हलचिन आता है, चाहे फिर वो परिषद हो और या फिर वो संसद हो और या फिर वो उपनिषद हो। ये ध्यान देना, ये तीनों शब्द और चूंकि पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, चाहे परिषद हो, चाहे संसद हो, चाहे उपनिषद हो, यहाँ संधि करते हैं तो परिधन सद व्यंजन संधि है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, समधन सद, और यहाँ पर उपनी धन सद। ध्यान देना, इसमें 2 उपसर्ग भी लग रहे हैं, उप और नी। यहाँ पर चूंकि ई के बाद से आ रहा है, इसका मूर्धन्यकरण हो जाता है। यहाँ पर भी ई के बाद से आ रहा है, इसलिए स दंता यानी कि स्लेट वाला दंता बोलते हैं इसको, ये आ रहा है, इसका मूर्धन्यकरण हो जाता है। तो परिधन सद, समधन सद, उपनिधन सद, 2 उपसर्ग इसके अंतर्गत लगे हुए हैं। एक तो कौन सा? उप, और एक नी। तो अब सही शब्द क्या हो गया? परिषद, द में हलचिन, संसद, उपनिषद। पत्नी हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि पति जो है वो छोटा होता है, इसमें नी प्रत्यय लग रहा है। पांडे जो मैंने लिखा ये बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि पांडे में अगर अशुद्ध लिखूं तो वो ये है, मुझे अशुद्ध लिखना चाहिए इस श्रृंखला में। ये पांडे अशुद्ध है, जो हमने लिख दिया था वो शुद्ध था। अब पांडे शुद्ध पांडे ये होगा। पंडा में ए ये प्रत्यय लग रहा है, पंडा में ए ये प्रत्यय लग रहा है, इसलिए शुद्ध पांडे ये होगा। ठीक है साहब, ये पांडे अशुद्ध है। 5 में शुद्ध लिखेंगे तो चंद्र बिंदु आएगा, चूँकि हमारी गिनती पूरी तद्भव होती है। पश्चाताप के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पश्चाताप। अगर मैं इस शब्द को तोड़ूं तो पश्चात धनताप, संधि नहीं होकर संयोग हो रहा है। ये पश्चा और ये आधात, ये आधात आधा ही रहेगा, क्योंकि पीछे स्वर उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये त यूँ निकल जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो देखो, पश्चाताप, पश्चात यानी होता है बाद में, और ताप का मतलब होता है तपना। जब आपने कोई गलती की हो और बाद में आप जब तपते हो, यानी उसके लिए आप परेशान दुखी होते हो, तो उसको बोलते हैं पश्चाताप। ये पश्चाताप अशुद्ध, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। पश्चाताप, पश्चात धनताप। मेरे विद्यार्थियों, ये भी आपके परिचय में आ चुका है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है संबंध या संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। अधिकांश वक्ता प्रवक्ता परिप्रेक्ष्य बोलते हैं, जो कि गलत है। परिप्रेक्ष्य नहीं होता, परिप्रेक्ष्य। विद्यार्थियों, उत्तरोत्तर में क्या होता है जी? उत्तरोत्तर ऐसे लिखेंगे, वो कैसे? उत्तर धन उत्तर। तो उत्तर और उत्तर गुण संधि हो रही है यहाँ पर। और उत्तर का मैंने बताया था कि रिप्लाई यानी आंसर, तो उत्तर का मतलब होता ही है। एक और होता है उत्तर का मतलब बाद में, तो बाद में, बाद में, बाद में। जैसे ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे, पहले ये, फिर ऐसे। ठीक है, शिस्त्राण नहीं होता मेरे भैयाओ, सही शब्द होता है शिरस्त्राण।
लापरवाही मत करना, पढ़ करके जाना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ध्यान रखना। शिरस्त्राण संधि हो रही है, सिरह धन त्राण। त्राण का मतलब होती है रक्षा, सिरह का मतलब होता है सिर। हमारे सिर की रक्षा जिससे होती है उस कवच को बोलते हैं शिरस्त्राण। सही शब्द क्या होगा? शिरस्त्राण। ये विसर्ग जो है ये स में चला जाएगा, तो ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। विवाहेतर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है शब्द में, इसमें आधा त नहीं आता, सिर्फ ये आता है विवाह, और उसमें चूंकि इतर जोड़ेंगे तो वो इतर आधा त उसमें आ ही नहीं रहा। देखो गुण संधि हो रही है, ह का अ और ई मिल करके ए में चला गया, तो फिर ये आधा त कहाँ से आ गया? तो ये अशुद्ध हो गया। बियॉन्ड मैरिज, विवाहेतर का मतलब होता है विवाह से परे। जैसे विवाहेतर संबंध के चलते उसने आत्महत्या कर ली, बियॉन्ड मैरिज रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो भी विवाह से उत्तर परे हो। देखो इस श्रृंखला के सारे शब्द शुद्ध हैं, ये सारे अशुद्ध हैं। इस श्रृंखला के भी शब्द अशुद्ध हैं, ध्यान रखना। ये दिखाई दे रहा है, इधर के सारे अशुद्ध है। अब इनको भी हम शुद्ध करेंगे। देखिए ऊहा पोह में क्या हो रहा है? बड़ा ऊ आता है, ऊहा पोह संधि होती है दीर्घ, ऊह धन आपोह। ध्यान देना, पुत्रेषणा दो मात्रा आती पुत्रेषणा में, कितनी जी? दो। पुत्र धन ऐषणा वृद्धि संधि होती है, लोकेषणा इसके अंतर्गत भी यही कंडीशन हो रही है, दो मात्रा आएगी लोकेषणा। पक्षी राज हमेशा छोटा, चूंकि पक्षी तो बड़ा होता है लेकिन राज लगा दिया तो अब पक्षी राज छोटा होगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार पक्षी के साथ गण लगा दिया तो पक्षी गण भी छोटा होगा, याद रखिएगा साहब। पक्षी तो बड़ा होता है, तीनों शब्दों पर ध्यान देने वाली बात है। पक्षी अकेला लिखेंगे तो बड़ा आएगा, पक्षी अकेला बड़ा आता है, लेकिन पक्षी के साथ गण लगा दूं, पक्षी के साथ राज लगा दूं तो फिर पक्षी राज पक्षी गण छोटे हो जाएंगे, क्षम मात्रा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो पुत्र धन ऐषणा, ऐषणा का मतलब होता है इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है किसी के कि मेरे पुत्र हो जाए, तो वो कहलाते पुत्रेषणा। और लोक का मतलब होता है संसार, जिसमें संसार की इच्छा हो, नेम फेम मनी की इच्छा हो, वो कहलाते लोकेषणा। वृद्धि संधि हो रही है, त्र का अ और अ मिलकर के ऐनक में जाएगा, इसी भांति क का अ और एडी मिलकर के ऐनक में जाएगा, यानी कि दो मात्रा में जाएगा। एडी की मात्रा एक होती है, ऐनक की मात्रा दो होती है, इसलिए उच्चारण भी करेंगे तो पुत्रैषणा, लोकैषणा। और पक्षी राज के अंतर्गत बता दिया मैंने आपको कि पक्षी के साथ कुछ भी जोड़े हैं, पक्षी विज्ञान ही लिख दो तो भी आपको क्ष में छोटी की मात्रा आएगा। हाँ, पक्षी अकेला हो तो बड़ी की मात्रा। प्राणी के साथ भी यही है, प्राणी के साथ विज्ञान जोड़ेंगे तो फिर मात्रा छोटी होगी, शुद्ध शब्द होगा प्राणी विज्ञान। इसी भांति अगर प्राणी के साथ अगर आपने शास्त्र भी जोड़ दिया तो भी आप देखेंगे कि मात्रा आपकी जो है छोटी हो गई। लेकिन प्राणी अकेला हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राणी अकेला होगा वो बड़ा होगा। हेलो, इसमें देखो प्राणी शास्त्र तो गलत है, प्राणी शास्त्र तो ये सही है, क्योंकि छोटी की मात्रा आती है। प्राणी अकेला बड़ा हो रहा है, तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्राणी के साथ भी कुछ जोड़ दें, कुछ शब्द, तो फिर मात्रा छोटी हो जाती है, जबकि प्राणी अकेला बड़ा होगा। स्वामी भक्त आपके पर्चे में आ चुका है, आप देख लेना। स्वामी भक्त आपके पर्चे में पूछा हुआ है, तो स्वामी भक्त में छोटी ई की मात्रा लगाएं। लेकिन स्वामी हो अकेला स्वामी, तो हिंदी में फिर हम स्वामी बड़ा, तो स्वामी तो बड़ा, लेकिन स्वामी भक्त के अंतर्गत आप देखोगे तो मात्रा स्वामी में छोटी आएगी, यानी कि स्वामी के साथ भी कुछ जोड़ दिया तो छोटी। योगी अकेला होगा तो बड़ा ही होगा, लेकिन योगी के साथ राज जोड़ दिया तो अब आपको क्या देखा जी? योगी राज। योगी राज भी आपके पर्चे में आ गया है, स्वामी भक्त भी आपके पर्चे में आ गया है, मंत्रिमंडल भी आपके पर्चे में आ गया है, पक्षी राज भी आपके पर्चे में आ चुका है। ध्यान रखना साहब, मंत्री अकेला होगा तो मंत्री बड़ा ही होगा, लेकिन मंत्री के साथ मंडल लगा दूं, विशेष ध्यान रखना, बहुत अहम शब्द है। चाहे मंत्री परिषद हो, मंत्री परिषद भी यही होगी,
मंत्री परिषद, ये भी ध्यान रखना छोटी आएगी, यानी कि मंत्री कुल मिलाकर के मंत्री अगर होगा, मंत्री अगर अकेला होगा तो फिर बड़ी की मात्रा, लेकिन मंत्री के साथ अगर आपने परिषद जोड़ दी, मंडल जोड़ दिया तो फिर छोटा हो जाएगा। एक बार सबकी कॉपी आप अच्छे से कर लें। अच्छा, इस श्रृंखला के इस पंक्ति के सारे शब्द आपको इधर के शुद्ध हैं और इधर के, जिधर मैंने क्रॉस लगा रखा है विद्यार्थियों, उस पंक्ति के शब्द अशुद्ध हैं और जहां राइट का निशान लगा रखा है वो सब शुद्ध हैं। आगे और देखते हैं। ठीक है साहब, तो पुनः देखो आप लोग, इस श्रृंखला के सारे शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। शुद्ध शब्द देखते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पुरस्कार होता है भैया, ध्यान रखना, हम जानबूझ करके नाहक हम पुरस्कार बोलते हैं। 50 बार पर्चे में आया हुआ है। शुद्ध शब्द होता है पुरा धन कार से मिलकर के बनता है पुरस्कार, न कि पुरुषकार। तो पुरस्कार ना बोलें, सिर्फ क्या बोलेंगे, पुरस्कार। पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है। क्या बनता है जी, पुनरुत्थान। चूंकि संधि अगर कहें तो पुनः धन उत्थान, और समझने की कोशिश करना, ये विसर्ग जाता है आधा र में और आधा र में आकर मिल जाता है ऊ, तो शब्द बन जाता है क्या, पुनरुत्थान। चूंकि विसर्ग आधा र में गया, अब आधा र में जब पीछे से छोटा हुआ आएगा तो फिर ये ओखली की मात्रा कैसे आ गई। पीतांबर के अंतर्गत बड़ी की मात्रा आती है। पीत धन अंबर, पीले हैं वस्त्र, जिसके बहुब्री समास हैं। भगवान कृष्ण या विष्णु का पर्यायवाची है और कर्मधारय भी है, जबकि वस्त्र की विशेषता बताई जाए समास प्रकरण में अच्छे से बताया है। मात्रा बड़ी की आएगी। संधि होती है दीर्घ, बता रखा था। पीत धन अंबर, पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पुनरावलोकन नहीं होता मेरे भैयाओं, सही शब्द होता है पुनरावलोकन। और यदि आप थोड़े भी ठीक से तैयारी कर रहे होंगे तो पुराने पर्चे में आपने इस शब्द को अवश्य देखा होगा, इसको और इसको। तो बोलने में अच्छा लगता है पुनरावलोकन, लेकिन शुद्ध शब्द यही है पुनः धन अवलोकन। शुद्ध शब्द क्या है जी, पुनः धन अवलोकन। ये विसर्ग जो है आधा र में जाएगा, आधा र में ये अ मिलेगा, और जब आधा र में, इस आधा र में ये अ मिलेगा तो र सिर्फ पूरा होगा। ये आ की मात्रा लगने की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इस पर शुद्ध शब्द होगा पुनर्वलोकन। किसी चीज़ का फिर से अवलोकन करना, फिर से देखना, ये कहलाता है पुनर्वलोकन। पुनरुक्ति नहीं होता मेरे भैयाओं, शुद्ध शब्द होता है पुनरुक्ति। चूंकि यहाँ भी संधि विसर्ग होती है, पुनः धन उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, पुनः यानी दोबारा। ये विसर्ग जो है, इस विसर्ग को हम आधा र में रूपांतरित कर देते हैं। मैं हटाता हूँ इसको यहाँ से, थोड़ा सा आप ठीक से देख लो। उक्ति का मतलब कथन होता है। यहाँ पर भी ये विसर्ग आधा र में जाता है, आधा र में ऊ आकर मिलेगा, ये ऊ। तो र में छोटियों की मात्रा आएगी। ये कहाँ से हो गया, इसलिए सही शब्द पुनरुक्ति। उक्ति यानी कथन, फिर से किसी बात को बोलना, यही कहलाती है छात्रों छात्राओं पुनरुक्ति। समझ में आ रही बात। ये विसर्ग जा रहा है आधा र में, ठीक है। पिंजड़ा बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में होता है पिंजरा, और यहाँ होता है पितृवत। पिता वत नहीं, पितृवत। पितृवत वस्तुतः पितृ का तात्पर्य ही पिता है, तत्सम रूप है पितृ, पिता के जैसा। जैसे वह मुझे पितृवत स्नेह करता है, पितृवत स्नेह करता है, मतलब कि पिता के समान। ये आपके एसआई के पर्चे में आया हुआ है 2018 में। परिशिष्ट कैसे लिखेंगे तो ध्यान देना, परिशिष्ट के अंतर्गत देखो, वस्तुतः दिया गया शब्द आपके समक्ष जो है वह शुद्ध है, और इसीलिए वह क्लिक नहीं हुआ, क्योंकि शुद्ध शब्द था वह। अशुद्ध बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। देखो, शुद्ध लिखने की आदत ऐसी हो रही है कि अशुद्ध बड़ा मुश्किल से लिखना पड़ता है। परिशिष्ट, परिशिष्ट नोट कीजिएगा साहब,
ठीक है साहब। तो परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है, परिशिष्ट। और तालिका कोई बोलते हैं। पिपलिका में क्या हो रहा है, पिपीलिका होती है, और आपको विदित होगा पिपीलिका कहते हैं किस हैं, चींटी को। पृष्ठ के अंतर्गत क्या हो रहा है, पृष्ठ होता है, जबकि यहां पर पैतृक होता है, जो पिता से संबंध रखे उसको बोलते हैं पैतृक। पिशाचिनी नहीं होता भैया और बहनों, शुद्ध शब्द होता है पिशाची। तो नोट कर लें आप लोग, शुद्ध शब्द क्या होता है, पिशाची। पियो, ठीक है पियो, लेकिन बड़ा पियो। पुष्टि, छोटे की मात्रा आती है। पुण्य हमेशा छोटा होता है, पुण्य। पहाड़, नुक्ता लगाएं, पहाड़ होता है। ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रदर्शनी और प्रियदर्शनी। वस्तुतः यहाँ सही शब्द बनता है प्रदर्शनी। पूछो क्यों, क्योंकि प्र उपसर्ग लगा दें किसमें, दर्शन। अब प्रदर्शन हो गया और फिर क्या लगा दें इसमें, ई। तो क्या बन गया जी, प्रदर्शनी। और यहां पर क्या बन जाएगा, प्रियदर्शिनी। जो देखने में प्रिय हो, जो देखने में प्रिय हो उसको बोलते हैं प्रिय दर्शनी, लेकिन ऊपर प्रदर्शनी है, ध्यान देना, प्रदर्शनी। प्रकोपित नहीं होता जी, सही शब्द होता है प्रकुपित। और प्रतिछाया में याद रखना, व्यंजन संधि के तहत बीच में च अल्पप्राण आएगा, प्रतिछाया, मातृछाया, छत्रछाया, ध्यान देना साहब। तो प्रतिछाया, प्रोज्वल में दो ज आने चाहिए, उसके पीछे अपने लॉजिक हैं। क्यों, चूंकि देखो प्रधन उज्ज्वल, बोर्ड पर देखो, प्रधन उज्ज्वल, प्र का र का अ और उ मिलकर ओ हो गया। उज्ज्वल में बताया था ना, उत्धन उज्ज्वल, दोनों जो आधे आधे, तो प्र का अ और उ मिलकर के ओ हो गया, तो प्रो और ज्वल। लेकिन प्रज्वलित में के अंतर्गत सिर्फ एक ही रहेगा, प्रज्वलित। उसके पीछे भी अपना लॉजिक है, क्योंकि प्रधन ज्वलित, ध्यान देना, प्रधन ज्वलित। अब प्रधन ज्वलित हो रहा है, तो ये ज्वलित में, ज्वल में इत प्रत्यय लगा दूं, देखो, और देखो, ज्वल है, इत प्रत्यय लगा दूं, तो अब शब्द क्या बन जाएगा, ज्वलित। और उस ज्वलित को जोड़ दिया प्र के साथ, तो प्रज्वलित। तो यहां एक आएगा, लेकिन यहां दो। पृथक के अंतर्गत बहुत कॉमन एरर हो रही है, जिसके बारे में कई बार बोल चुका हूं। क में हल चिन्ह आता है, और प्रभु हो या शंभु हो या साधु हो, छोटे हो की मात्रा, प्रभु, शंभु, साधु, हेतु, इन तमाम शब्दों में छोटी की मात्रा। ठीक है साहब, फटाफट नोट कीजिए। चलिए साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं। इस श्रृंखला के सभी शब्द अशुद्ध हैं, देखते हैं, और इधर भी अशुद्ध ही हैं। दोबारा नहीं होता जी, दोबारा होता है, लेकिन हम अक्सर बोलते हैं चूंकि उपसर्ग के रूप में दो नहीं होता, दू होता है। इसी विधा से दुगुना करना ज़्यादा अच्छा है। याद रखना, चूंकि दू उपसर्ग है तो दू गुना। अब उस दू का मतलब ही दो होता है, दो बार गुना। इसी भांति यहाँ दोपहर करना ज़्यादा तार्किक होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर दोपहर ना हो ऑप्शन में तो दोपहर भी ठीक है। यद्यपि गलत है, लेकिन बहुतायत इससे प्रचलित है, इसलिए इसको शुद्ध मान बैठते हैं। ध्यान रखना साहब, क्या बोला मैंने कि अब चूंकि कुछ शब्दों को हम इतना अशुद्ध पढ़ते आ रहे हैं कि बस वो अशुद्ध भी शुद्ध प्रतीत होने लग गए। तो प्रायिकता तो आप इसी को दें, ठीक, पर वो ना हो तो पारितोषिक नहीं होता है जी, पारितोषिक, पारितोषिक, चूंकि परितोष के अंतर्गत एक प्रत्यय लग रहा है। ओके,
प्रमोदित नहीं होता विद्यार्थियों, प्रमुदित होता है। हेलो, क्या बोला मैंने? मुदित में प्र लग रहा है। ये पूज्य या तो पूज्य होगा और या फिर पूजनीय करेंगे, दोनों शुद्ध है। ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध। या तो पूजनीय पिताजी और या पूज्य पिताजी, ये नहीं होगा। अगर आधा लिखना है तो पूज्य। पुरुषोत्तम में क्या प्रॉब्लम हो रही है जरा देखते हैं। चूंकि गुण संधि हो रही है, पुरुष धन उत्तम। भाई साहब, उत्तम में आधा तो आता है नहीं यार, तो फिर यहां पर भी आधा तो आना चाहिए। पुरुषोत्तम। प्रशंसा, रुक जाओ एक मिनट। प्रशंसा, अभी रुक जाओ, स्याही डाल दो। ओके ठीक है। देखिए, तो प्रशंसा थोड़ी सही इसमें भी डाल देना। प्रशंसा, प्रशंसा आप जानते हो, किसी की तारीफ करना, वही तो क्या है? प्रशंसा। प्रमाणिक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रमाणिक, प्रामाणिक नहीं होता जी, प्रामाणिक होता है। क्योंकि प्रमाण में एक प्रत्यय लगा दिया, फिर प्रमाणीकरण, नो प्रामाणीकरण नहीं, प्रमाणीकरण बताया था। प्रमाणीकरण हो, शुद्धिकरण हो, तुष्टिकरण हो, स्पष्टीकरण हो, वृद्धिकरण हो, संक्षिप्तीकरण हो, सशक्तिकरण हो, सब में कम है बड़ी की मात्रा। प्रा नहीं, प्रमाणीकरण। हेलो, अच्छे से, दोनों शुद्ध शब्द है, क्योंकि इस पंक्ति के श्रृंखला के सभी शब्द शुद्ध हैं। प्रतिच्छाया, अरे भाई, व्यंजन संधि के तहत बीच में च का आगम होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको एक शब्द मैंने आपको। तो प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया में ध्यान रखना, यहाँ पर बीच में च का आगम। जल्दी फटाफट नोट करो। प्रतिच्छाया, मैं बोल किससे रहा हूँ? प्रति, सामने तो कोई नहीं है पर है, प्रतिच्छाया। और इसको जब आप संधि के रूप में करोगे तो प्रतिधन छाया, प्रतिधन छाया, ध्यान देना। प्रतिधन छाया, व्यंजन संधि हो रहा है। उसके बाद क्या था? मातृछाया, तो मातृ छाया। इन सब का कारण एक ही है, क्या? मातृधन छाया। स्वर के बाद छ महाप्राण आता है तो बीच में च का आगम हो जाता है और शब्द क्या बन जाता है जी? मातृ छाया। प्रतिछवि में भी यही हो रहा है, ध्यान दें। प्रतिछवि, प्रतिधन छवि, तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा जी? प्रतिछवि। इस श्रृंखला के सारे शब्द शुद्ध है। शंभु हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक श्रृंखला में बताया था सारे, क्या कहा था? शंभु हो या प्रभु हो या फिर साधु हो या फिर हेतु हो, ये सब हमेशा छोटे आते हैं। नोट कीजिए फटाफट। आगे आ रहा है साहब उर्दू, भाषा का नाम है, आप जानते हो। उर्दू के अंतर्गत द में बड़े की मात्रा आती है साहब। हिंदू हमेशा बड़ा होगा, हिंदू हमेशा बड़ा, तो हिंदू और उर्दू बड़ा, लेकिन साधु, शंभु, हेतु, प्रभु छोटा। प्रभु बता चुका हूँ। प्रागैतिहासिक में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो प्रागैतिहासिक चूंकि गुण व्यंजन संधि हो रही है। प्राक धन, इधर देखो, प्राक धन ऐतिहासिक। अब ये ऐनक वाला की मात्रा दो मात्रा ग में आएगी तो शब्द क्या बनेगा जी? प्रागैतिहासिक। प्रत्यार्पण नहीं होगा जी, शुद्ध शब्द क्या बनेगा? प्रत्यार्पण। क्या बनेगा? ये आ कहाँ से आ जाएगा? क्यों? क्योंकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो खुद फील कर लोगे आप लोग। प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण, यण संधि हो रही है तो प्रत्यर्पण, ये तो आधार हो जाएगा, ई यज्ञ में जाएगा, यज्ञ में मिल जाएगा। तो संधि हो रही है यहाँ पर कौन सी? यण संधि। यण संधि वाला पार्ट देख लेना व्याख्यान में। तो प्रत्यर्पण, अर्पण, प्रति, प्रलंग नहीं होता बल्कि
प्रलयंकर, क्या होगा जी? प्रलयंकर, प्रलयम धन अंकर, प्रौढ़। याद रखना प्रौढ़ में 2 मात्रा आती है, ठीक है। पुस्तकों में हमारे ऐसे मिलता है, ठीक, लेकिन मेरा आपसे कथन है कि आप प्रायिकता इसको दें, शुद्ध ये है, ठीक है साहब। प्रौद्योगिक, हाँ, अगर ये उपलब्धि ना हो तो फिर वो अलग बात है। प्रौद्योगिक तो 2 मात्रा, प्रौद्योगिक। यहाँ आप चाहो तो इस द को यूँ भी लिख सकते हो, यूँ भी लिख सकते हो, प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक। चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है जी, उद्योग में एक लग रहा है तो औद्योगिक हो गया, और उस औद्योगिक के अंतर्गत प्र उपसर्ग जोड़ दिया। प्राणी वृंद हो या प्राणी विज्ञान हो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब प्राणी के साथ कुछ जुड़ जाता है, चाहे प्राणी शास्त्र हो, तो फिर प्राणी छोटा हो जाता है, ठीक। तो नोट कर लीजिए आप सारे शब्दों को। चलिए साहब देखते हैं, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं। ये शब्द अशुद्ध हैं और इधर भी अशुद्ध। अब हम इनका शुद्ध रूप देखते हैं। बंजारण नहीं होकर के शब्द होता है बंजारिण, बाजार नहीं होकर के सही शब्द होता है विद्यार्थियों बाजार। बायां तो आप समझ ही गए होंगे, यज्ञ पर चंद्र बिंदु आता है। बादाम नहीं बादाम, बादाम नहीं बादाम। और बंधु के अंतर्गत छोटा हुआ आता है प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि विसर्ग संधि हो रही है। प्रादु धन भाव, प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। बाज चंद्र बिंदु, बारात नहीं बारात, बहुत गलत बोलते हैं, बहुत गलत पढ़ते हैं इस शब्द को हम, बारात बारात बोलते हैं, तो बारात होती है। बीबी नहीं बीवी, किसके संदर्भ में? पत्नी के संदर्भ में। बिंदु छोटा होता है। बहिष्कार, बहिष्कार में शमूर्धा आता है। बहिधन कार, शमूर्धा, बहिधन कार। बुधवार में याद रखना, बुधवार ये इतना सा शब्द है और ये उसने एग्जाम में पूछ लिया है, ये शुद्ध अशुद्ध में आया हुआ है, ध्यान रखना। तो बुधवार नहीं होता, बुधवार होता है केवल। बुद्धिमती, समास के प्रकरण में ही बताया था कि मति जो होता है उसके अंतर्गत मति बड़ी होती है, क्योंकि बुद्धि का मतलब ही अक्ल और मति का मतलब ही अक्ल, तो फिर तो गलत हो गया ना। पुरुष के लिए मान का प्रयोग करते हैं प्रत्यय के रूप में, और स्त्री के लिए मति, चाहे फिर श्रीमान हो श्रीमती हो, बुद्धिमान हो बुद्धिमती हो, तो बुद्धिमती, ध्यान रखना इसको। संदीपनी, संदीपनी जैसे प्यारे शब्द को भी अशुद्ध कर देते हैं। समुद्र लिखो ना, समुद्र, समुंदर नहीं समुद्र। संसद सदस्य, संसद, संसद सदस्य, देखो व्यंजन संधि के तहत ऐसा हो रहा है, संसद सदस्य। क्यों? आप खुद फील कर लो, देखो संसद धन सदस्य, तो ये द त में चला जाएगा। संन्यास, अरे पूछो मत, इसके साथ तो बड़ा पाप हो रहा है। दोनों आएंगे, दोनों आधे आधे आएंगे, लेकिन दुख की बात होती है कि ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं होता। बड़ा पीड़ादायक है कि इतना अच्छा शब्द और ये हमारे विकल्प में ही उपलब्ध नहीं होता। हमारे विकल्प में उपलब्ध क्या होता है? ये वाला, याद रखना। शुद्ध तो यही है, प्रायिकता आप इसी को दें। हाँ, ये अशुद्ध है, लेकिन ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो फिर इसको मत चुना, ये तो सरासर अशुद्ध है। लेकिन ये ना हो तो इसे चुना जा सकता है, क्योंकि अशुद्ध तो है पर प्रचलन में है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अशुद्ध शब्द है ये, क्योंकि इसका जो लॉजिक होता है, इसका पीछे का कारण समधन न्यास,
अब भाई साहब ये जो मकार है ना, ये भी न में ही रूपांतरित होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, संसारिक नहीं होता है जी। संसार में एक प्रत्यय लगा दिया तो हमारा नया शब्द बनता है सांसारिक। संसार में एक प्रत्यय जोड़ दिया, संसार में जोड़ दिया तो सांसारिक। संश्लिष्ट नहीं, सही शब्द होगा विद्यार्थियों संश्लिष्ट, चूंकि समधन श्लिष्ट, ध्यान दीजिएगा साहब, समधन श्लिष्ट। सदृश, सदृश्य नहीं भैया, या तो होगा सदृश, अक्सर मैं बोलता रहता हूं सदृश, सदृश्य नहीं, या तो सदृश और या फिर या तो आप दृश्य लिखें और अगर स लगाया तो फिर आप लिखेंगे सदृश। हाँ, यदि सदृश में यज्ञ लगा दें तो फिर शब्द बन जाता है सादृश्य, तो यह भी ठीक है, सादृश्य। तो निष्कर्ष क्या निकला, या तो सदृश या फिर सादृश्य, दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, ये इधर इस श्रृंखला में दो भी लिखा रहा हूं तो दोनों शुद्ध है, इधर वाले जहां दो दे रहा हूं। हाँ, लेकिन यहां ये शुद्ध नहीं है। इसके पीछे का मैंने लॉजिक बता दिया आपको। सन्यासिनी, भाई साहब सन्यास हो या सन्यासी हो या फिर सन्यासिनी हो, सब में सेम कंसेप्ट लागू होगा। सन्यासी बिल्कुल सेम। सूची पत्र, सूची पत्र, बड़ी की मात्रा, सूची पत्र सूची पत्र जो ताले का है। ठीक है, नोट कीजिए सारे शब्दों को। ठीक है साहब, कुछ और शब्द देते हैं, नोट करो आप इनको। तो देखिए साहब, इस श्रृंखला के पुनः अशुद्धि है और इधर भी अशुद्ध। अब हम इनका शुद्ध रूप देखते हैं। भागीरथ नहीं होता, भगीरथ होता है। भागीरथी, हाँ ई प्रत्यय लगा देंगे पीछे तो फिर भागीरथी हो जाएगा। भगवद गीता नहीं, द में हलचिन लगाएं, भगवद, भगवद गीता। उसके पीछे की लॉजिक ये है कि जब हम इसकी संधि करते हैं तो फिर क्या होता है, भगवत धन गीता। ठीक है, बीमार हो या बीमारी, ये बड़ाई होता है, बीमार भी और बीमारी भी, ध्यान रखना साहब। बेफिजुल नहीं जी, फजुल, क्योंकि फजुल खुद ही बेकार होता है तो बे लगाने का कोई मतलब नहीं है। ईमान हमेशा बड़ा होता है तो बेईमान। बहुत बार आपके पर्चे में आया है भर्त्सना, ध्यान रखना इसको, कई बार आपके पर्चे में आया है भर्त्सना। इसमें त आधा आता है और निंदा को बोलते हैं, आलोचना को बोलते हैं, निंदा को बोलते हैं भर्त्सना, बहुत बुरी निंदा। भर्तरी भी खूब आता है, दोनों शब्दों को अच्छे से पकड़ना। भरतरी, तो भरतरी, भरतरी धन हरि, मतलब कि भरत, पहले इस र को बोलेंगे तो भरतरी हरि, भरतरी हरि, ध्यान देना। भाषाई, यज्ञ और बड़ी। भुजंगनी नहीं होता, भुजगिनी होता है। और याद रखना, मैंने कभी आपसे कहा था, इधर देखो, कि हम सांप के लिए भुजंग का प्रयोग करते हैं तो यह गलत है। शुद्ध शब्द होता है भुजग। भुजंग इतना गलत हो गया कि किताबों में ही नहीं, डिक्शनरी में भी भुजंग ही मिल जाता है, जबकि इसका तात्पर्य भुजा धन ग, जो भुज के बल से चलता है, इसलिए उसको बोलते हैं भुजग। शांता कारणम भुजग शयनम पद्मानम सुरेशम, तो भुजग यानी सांप, तो भुजगिनी इन्हीं प्रत्यय लगा दिया। भेषज, औषधियों का जानकार भेषज कहलाता है। भौगोलिक, चूंकि मूल शब्द है भूगोल
और प्रत्यय लगा दिया इक। मधु मीठा, मधु हमेशा छोटा होगा, ध्यान रखना। मधु का मतलब शहद भी होता है और मधु यानी मीठा। मरुद्यान में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये बड़ा ऊ आएगा, चूंकि दीर्घ संधि हो गई, और वो दीर्घ संधि किस हिसाब से, चूंकि हमने यहाँ बोल दिया मरुधन उद्यान, ध्यान दे साहब, मरुधन उद्यान, तो ये ऊ और ऊ मिलकर के बड़े ऊ में चला गया। तो मरुद्यान में आप ऐसे लिखें, जिसको मैंने आपको बताया फोल्ड कर दें, आपकी भाषा में कहूँ घुंडी वाला ही। हिंदुस्तान, तो ध्यान देना हिंदुस्तान के अंतर्गत हमने यहाँ पर, हिंदुस्तान के अंतर्गत अपन ने देखा था कि हिंदू बड़ा होता है, लेकिन जब हम इसके पीछे स्थान लगा देंगे तो हिंदुस्तान, ध्यान देना स्थान नहीं हिंदुस्तान। मांस में अनुस्वार आता है, मांस। महंगाई के अंतर्गत महंगाई होगा, ध्यान रखना, चंद्र बिंदु लगाना ह पर, महंगाई। मध्य, मध्य पानी नहीं होता, मध्य पाई होता है, मध्य पाई। हाँ, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, मध्य पाई, मध्य पाई। महानता नहीं होती, महत्ता होती। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि अज्ञानता नहीं होती, अज्ञानता कोई शब्द नहीं है, अज्ञान है। इसी प्रकार महानता नहीं, महत्ता, सॉरी शुद्ध शब्द होता है महत्ता, ग्रेटनेस, महत्ता। महीना हमेशा बड़ा ही आता है। मिष्टान प्रचलन में है, लेकिन शुद्ध शब्द होता है मिष्टान, ध्यान देना साहब। उसके पीछे की लॉजिक मालूम है आपको, दीर्घ संधि मिष्ट धन अन्न, अन्न की विशेषता बताई जा रही, तो मिष्टान, ठीक है। या तो होगा मान्य और या फिर आएगा माननीय, जो मान के योग्य हूं तो मान्य लिखें या फिर माननीय। अरे भैया ये महात्म में कई बार परिचय में आया हुआ है, यहाँ आप लगाओगे महात्म में, चूंकि मूल शब्द है महात्मा, और महात्मा में लगा दिया यज्ञ प्रत्यय, तो महात्मा में यज्ञ लगाते बन गया महात्म में। विशेष ध्यान रखना है इसका, पूछा जाता है ये। मोहल्ला नहीं, शुद्ध शब्द क्या बनेगा जी, मोहल्ला। और मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, मुहब्बत, मोहब्बत नहीं मुहब्बत। तो नोट कर लीजिए आप लोग इनको। अच्छा, मालूम है ना, इस श्रृंखला के सारे शब्द शुद्ध और इधर है, तो यानी पहले जो लिखा